प्रणाम। आज हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग का दूसरा चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट्स का रिवीजन करेंगे। शुरुआत में डेफिनेशन और मीनिंग है फॉरेंसिक। अगर हम बिना डेफिनेशन या मीनिंग को पढ़े हम सोचे कि फॉरेंसिक का क्या मतलब होता है, जब हम मूवीज़ में देख रहे हैं या सीआईडी में देख रहे हैं और ये वर्ड सुनते हैं कि कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट आ रहा है, तो हमें हमेशा लगता है कि कोई एक पर्सन आने वाला है जो बहुत ही बारीकियों से सारे एविडेंसेस को चेक करने वाला है। जैसे वहाँ पे जो भी क्राइम सीन पे या कहीं भी कुछ मिला, कभी बाल मिल जाता है, कभी वॉच मिल जाता है या फिंगरप्रिंट मिल जाता है, वॉट एवर, बहुत ही बारीकी से चेक करने वाला है। सेम वे आई से भी वही कह रहा है। फॉरेंसिक का मतलब है इट इज़ अ वे समथिंग इज माइन्यूटली रिव्यूड एंड एनालाइज सो दैट इट कैन सर्व द नीड्स ऑफ सम लीगल रिक्वायरमेंट। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेंसिक इज साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्राइम्स दैट इन्वॉल्व एग्जामिनिंग ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंसेस रिलेटेड टू क्राइम। फॉरेंसिक अकाउंटिंग का क्या मतलब है कि सेम मीनिंग इज जस्ट दैट व्हेन वी अटैच फॉरेंसिक विथ फाइनेंशियल क्राइम, और जब हम सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही बारीकियों से एनालाइज ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको कहते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग। इट मीन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस आर माइन्यूटली रिव्यूड एंड एनालाइज टू सर्व द नीड्स ऑफ सम लीगल रिक्वायरमेंट। आगे आईसीए ने हाईलाइट किया है फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज गैदरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंसेस बाय अ प्रोफेशनल टू इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट फाइंडिंग्स बिफोर अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड? फ्रॉड का लेमन मतलब वही है कि धोखाधड़ी करना, परंतु यहाँ पे हम फाइनेंशियल फ्रॉड देख रहे हैं तो धोखे से हमें कुछ गेन हो जाए या सामने वाले को लॉस हो जाए, राइट। फ्रॉड इज एन एक्ट कंडक्टेड बाय समवन टू कॉज सम फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल हार्म टू अनदर थ्रू डिसेप्शन, दैट इज धोखाधड़ी। आगे आईसीए ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से फ्रॉड का मीनिंग उठाया एज वेल एज कंपनीज एक्ट से फ्रॉड का मीनिंग उठाया। दोनों का मीनिंग सेम है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं विद एन इंटेंशन कि हम ये प्रॉमिस कभी पूरा नहीं करने वाले। सेकंड, जब हम किसी को झूठ बोल रहे हैं कि बॉस ये जो चीज़ है ये सच है, परंतु हमें सच्चाई पता है। या फिर जब हम सच्चाई छुपा रहे हैं, राइट। और या फिर जब हम धोखाधड़ी कर रहे हैं, उसका मीनिंग है फ्रॉड। आगे जब हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फ्रॉड का मीनिंग बताया, द सजेशन और फैक्ट दैट विच इज नॉट ट्रू बट वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। फिर आगे यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, द प्रोमिसेस मेड without an intention of performing it, any other act fitted to deceive. आगे, any other act or omission in law specifically declared to be fraudulent. आगे, Companies Act में भी वही मीनिंग है कि concealment है, omission है, committed by any person with an intent to deceive, to gain undue advantage, or to injure, आगे है, or to injure the interest of the company or the creditor or any stakeholder with an intention to gain wrongfully gain और कुछ wrongfully loss, ऐसे कुछ तो वर्डिंग से आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे whether or not there is any wrongful gain or wrongful loss। वापस से फ्रॉड को आईसीए ने हाईलाइट किया, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल और डेलिबरेट एक्ट, जानबूझ के किया हुआ एक्ट टू डिप्राइव अनदर पर्सन ऑफ अ प्रॉपर्टी और मनी थ्रू डिसेप्शन, दैट इज धोखाधड़ी और अनफेयर मीन्स। इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग यहाँ पे हाईलाइट किया आईसीए ने। इन्वेस्टिगेशन इज सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ पे फर्दर हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीनिंग। इन्वेस्टिगेशन इज ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन, वही है, ऑफ एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स एंड विटनेस स्टेटमेंट। विटनेस स्टेटमेंट दैट इज काइंड ऑफ इंटरोगेशन, बट हम वहाँ मार वगैरह नहीं सकते, किसी को फिजिकली हार्म नहीं कर सकते या टॉर्चर नहीं कर सकते, नॉर्मली हम बातें करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू अलेज लीगल, यहाँ पढ़ रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन इज ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स एंड विटनेस स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अलेज लीगल, एथिकल और कॉन्ट्रैक्चुअल वायलेशन। It involves an evaluation of fact for alleged violation with an expectation that a matter might be brought to the court of law or regulatory body. आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे आईसीए ने एग्जाम्पल दिया फ्रॉड का, इन्वेस्टिगेशन का, फॉरेंसिक का और फॉरेंसिक अकाउंटिंग का। तो फ्रॉड का यहाँ पे बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है कि प्रोस्पेक्टस जब कोई भी कंपनी शेयर इशू कर फर्स्ट टाइम ये करता है, अलॉट लिस्ट होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, तब इन कंपनी को प्रोस्पेक्टस दैट इज काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इशू करना पड़ता है। और जब आप एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस में गलत चीज़ें बता रहे हो, तो वो यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल जिसको फ्रॉड कहते हैं। या फ्रॉडलेंटली इंड्यूस, मतलब किसी को ऐसे बताना, किसी को कन्विंस करना टू इन्वेस्ट इन देयर ओन कंपनी। फिर आगे ऑडिटर का फ्रॉड है, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है, वो ये बहुत बेसिक चीज़ आप रीड कर लेना एक बार। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा एग्जाम्पल दे रहा है कि इम्प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, वही मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, फॉल्सिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, illegal payment to obtain business, obviously it is talking about corruption, or
जैसे हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में या नॉर्मल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए करप्शन कर सकते हैं, ब्राइबरी कर सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और ऑक्यूपेशनल मिसकंडक्ट सच एज एम्प्लॉय थ्रेट और एम्बेजलमेंट, राइट, फॉल्स एम्प्लॉय बता दिया या एम्प्लॉय कुछ चोरी भी कर रहा है इन्वेंट्री, फिर आगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और रेट पार्टी ट्रांजेक्शन। रेट पार्टी ट्रांजेक्शन मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया कि वो ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू या ट्रांजेक्शन वैलिड है कि नहीं वो भी नहीं पता, तो उस केस में फॉरेंसिक प्रोफेशनल का सर्विस लेते हैं। यहाँ पे फॉरेंसिक का आईसीआर ने बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया है, जहाँ पर किसी कंपनी के सीईओ के फैमिली को अबडक्ट कर लिया है, किसी गुंडे ने यार लेटर लिखा गया है, हैंड रिटन लेटर लिखा है कि मुझे सर्टेन अमाउंट दे दीजिए और नहीं दिए तो बॉलीवुड स्टाइल में हम इनको एक्सपायर्ड कर देंगे, हम उनको फिजिकल हार्म करेंगे। तो फॉरेंसिक प्रोफेशनल हायर होता है और दे टेंड टू चेक द हैंड राइटिंग, पेपर क्वालिटी, फिर इंक कौन सा यूज़ किया और फिर ऑल दैट स्टफ। सो यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं कि यहाँ पे भी फॉरेंसिक प्रोफेशनल ऐसे तरीकों से काम कर रहा है। आगे आईसीए ने फॉरेंसिक अकाउंटिंग दैट इज हमारा डोमेन की बात किया, उसका एग्जांपल दिया कि मैनेजमेंट को ऐसे हिंट मिलता है कि इन्वेंट्री में कुछ गड़बड़ है एंड दे टेंड टू हायर फॉरेंसिक प्रोफेशनल। फॉरेंसिक प्रोफेशनल क्या करता है, वो मटेरियल इन्वेंट्री दैट इज इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री एंड जो एक्सपेंसिव है वो उनको चेक करने लग जाता है। एंड ही नोटिसेस दैट कि थोड़ा बहुत वेरिएशन है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है और जो एक्चुअल में है वो अलग है, वो डिफरेंस फाइंड आउट करता है। एंड देन व्हाट ही डज इज कि उसको पोटेंशियल रीजंस क्या हो सकता है, तो जो रॉ मटेरियल में, जो एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल में जो नहीं है, राइट, इट्स 100 किलो का गुड्स गायब है, रॉ मटेरियल का गुड्स गायब है, तो वो चेक करता है कि शायद से ये वर्किंग प्रोग्रेस में होगा, वहाँ पे भी नहीं होता है, फिर वो चेक करता है कि फिनिश गुड में हो गया होगा एंड मे बी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो फिनिश गुड्स में भी नहीं है। देन ही चेक्स वेस्ट, कि अगर हो सकता है ये 100 किलो का माल खराब आया होगा, रॉ मटेरियल खराब हुआ, तो वेस्ट में जाके चेक करता है, वेस्ट में भी नहीं है। देन फिर वो जाके सीसीटीवी कैमरा वगैरह चेक करता है, वहाँ पे उसको मालूम पड़ता है कि इनवर्ड में ही ये लोग कम माल आता है पर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करते हैं। इससे 98 kg आया बट ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 100 kg, 2 किलो ऑलरेडी कम है, तो वहाँ से ही फाइंड आउट कि कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व है। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। आगे पैराग्राफ में आईसीए कह रहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट बोलना एक गुनाह है यहाँ इस स्लाइड में, कि ऐसे कोई कंसेप्ट ही नहीं है। फॉरेंसिक ऑडिट इज ए मिसलीडिंग टर्म एज वेल एज नीचे भी आईसीए ने हाईलाइट किया है कि आईसीए जो स्टैंडर्ड इशू किया है दैट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड, उसमें फॉरेंसिक ऑडिट का वर्ड ही मेंशन नहीं किया है, वहाँ पे हमेशा फॉरेंसिक अकाउंटिंग एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन का वर्ड यूज किया, एज वेल एज इट इज बीन सेड दैट टू अवॉइड यूजिंग द वर्ड फॉरेंसिक ऑडिट, क्योंकि आईसीए कह रहा है कि ऑडिट अगर वर्ड आ गया ना दैट मीन स्टैट्यूटरी ऑडिट, और उस ऑडिट में तो हम इंडिपेंडेंट असेसमेंट वगैरह वो सब नॉर्मल काम करते हैं। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। और आगे आईसीए अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि जब किसी प्रोफेशनल को, किसी सीएस को या नॉन सीएस को कोई भी एंगेजमेंट मिल रहा है, तो उस पर्सन को देखना पड़ेगा कि वो एंगेजमेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, मैंडेट क्या है, क्लाइंट का क्या एक्सपेक्टेशन है, उस तरीके से उन्हें डिलीवर करना पड़ेगा। आगे आईसीए प्रयत्न करता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस समझाने का। यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट तो किया है। लेट्स जस्ट फर्स्ट गो इनटू द पैराग्राफ, देन वी विल डिस्कस दिस डायग्राम और चार्ट। यहाँ से यहाँ एज वेल एज यहाँ पे फॉरेंसिक अकाउंटिंग aims to highlight any accounting legal violation, regulatory deviation or contractual breach through ascertainment of facts, gathering of evidences admissible before competent authority। यहाँ पे बेसिक बात की है मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसा कह रहा है कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जो चेक कर रहा है, लीगल वायलेशन वगैरह चेक कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, उसमें उस केसेस में जब हम किसी प्रोफेशनल का यूज करें, दैट मीन्स दैट इज अ फॉरेंसिक accounting। Investigation means the purpose of investigation is to examine facts and circumstances and gather evidences to prove and disprove hypotheses formulated regarding alleged legal violation, unethical conduct or possibility of fraud by suspected individuals। यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहा है जब हम किसी प्रोफेशनल का हेल्प लेते हैं टू प्रूव और डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब ऑलरेडी उसने फ्रॉड वगैरह कर चुका है और हम मॉडस ऑपरेंडी सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, और उस बेसिस पे हम एविडेंस भी गैदर करते हैं, तो हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो कनेक्ट डॉट्स हम कनेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो राइट है, हो सकता है रॉन्ग भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे रीड कर लेते हैं। द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू एग्जामिन facts and circumstances and gather evidence to prove or disprove hypothesis formulated regarding alleged legal violation, unethical conduct or the possibility of fraud by suspected individual। यहाँ पे ऐसा क्या कहना चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि ऑलरेडी एलिगेशंस इस कंपनी पे या इस कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर पे है, और उस बेसिस पे हम एविडेंसेस गैदर कर रहे हैं और बाकी डॉक्यूमेंटेशन ऑब्जर्व एनालाइज कर रहे हैं, एंड अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ दोज एविडेंसेस एंड एनालिसिस जो हाइपोथेसिस, जो स्टोरी है, जो गेसेस है, वो सही है या गलत है, उस चीज़ को कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो बेसिक डिफरेंस है कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग में हम कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच, वायलेशन, लीगल वायलेशन देखते हैं, जहाँ पे हमें खुद से ढूंढना है, बट इन्वेस्टिगेशन में ऑलरेडी
कुछ एलिगेशन है उसको हम और सब्सटैंटिएट कर सकते हैं या फिर उसको हम डिस्प्रूव कर सकते हैं, बॉस ऐसा नहीं है, ऐसा है, या फिर ऐसा था, फ्रॉड हुआ ही नहीं, या तो फ्रॉड 10 करोड़ का नहीं है, 100 करोड़ का है, राइट? समझा? अब हम चार्ट पे चलेंगे. Forensic accounting to support legal cases. Non-CAs are permitted, obviously. Reporting findings of evidence gathered, primarily financials and ICAI के जो standards है वो भी applicable होगा. यहाँ पर Objective is to gather evidences and facts. Focus on validate transaction balances. Approach is to focus testing to confirm suspicion or allegation. Target identify or confirm nature of violation. Skills, fact finding, scrutiny and detailness, ये तो वहाँ पे भी होगा. Presumption, neutrality, obviously. और फिर लास्ट में आउटकम इज प्रेजेंट एविडेंस टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. ये हम इन्वेस्टिगेशन का देख लेते हैं. Primarily fraud, irregularity related, non-CA permitted, obviously may involve law enforcement agencies, let's say SEBI or SFI, CBI, non-opinion of guilty or innocence. ICAI standards obviously follow करना पड़ेगा हमें. ICAI standards हमें एंड ऑफ द चैप्टर में आपको एकदम जिस पे बताया. बट इफ़ यू आर एनी पर्सन हु इज़ लुकिंग टू वर्क इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन, तो आपको वो स्टैंडर्ड्स पढ़ के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यूज में पूछते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आता है, राइट? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू अनकवर पोटेंशियल फ्रॉड, चेक फॉर फ्रॉडुलेंट इंटेंट, ऑब्वियसली फॉर्मुलेट टेस्ट हाइपोथेसिस. वो हाइपोथेसिस क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पे ना इन्वेस्टिगेशन में कि एक शक या गेसेस होता है कि बॉस फ्रॉड हुआ है, इतने करोड़ का हुआ है और ये पार्टी इन्वॉल्व है. तो इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या करना है कि उसको सब्सटैंटिएट करना है कि बॉस अगर ये हुआ है तो कैसे कैसे हुआ, मॉडस ऑपरेंडी क्या है, कौन कौन इन्वॉल्व था और कितने अमाउंट का हुआ है. हो सकता है फ्रॉड हुआ भी नहीं है, अगर हम डीपली इन्वॉल्व करके हम देख रहे सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहे, ऑब्जर्व कर रहे, एनालाइज कर रहे, डॉट्स कनेक्ट कर रहे, तो पता चले कि भाई फ्रॉड नहीं हुआ, उनका नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन, वैसा भी हो सकता है, राइट? यहाँ पे मोडस ऑपरेंडी की बात रही, इंटरपर्सनल प्रोबिंग एंड ट्रूथ सीकिंग इंटरव्यूज. इंटरव्यूज, दिस इज नॉट इंटरव्यू, बेसिकली इट इज काइंड ऑफ इंटरोगेशन को हम स्टेटमेंट रूम बोलते हैं, स्टेटमेंट्स बोलते हैं. तो एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट ट्रूथ फ्रॉम काउंटर पार्टी. यू नो, वो कभी कभी ऐसा रहता है कि जितना मेरा एज है उससे ज़्यादा सामने वाले का एक्सपीरियंस है, वो कभी नहीं बोलेगा कि बहुत ऐसा हुआ था, राइट? तो बहुत सारे यू हैव टू लर्न मैनिपुलेशन टेक्निक्स एंड ऑल. आगे प्रेडिक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड इरेगुलरिटीज, आउटकम विल बी समरी ऑफ फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, नो ओपिनियन ऑन गिल्टी और इनोसेंस. ये तो गिल्टी है या नॉन गिल्टी, ये तो हम जो प्रोफेशनल्स है वो हम फैक्ट फाइंड करके पर्सन जो इन्वॉल्व वगैरह हम बनाए थे. बाकी जो गिल्टी है नॉट गिल्टी, वो तो कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा, एज वेल एज जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, या लेट्स से अगर इन्वेस्टिगेशन हमें मैनेजमेंट ने, कंपनी के मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया, तो हम तो सिर्फ रिपोर्ट बना के दे सकते हैं और ये पर्सन का साइन है या ये पर्सन का डॉक्यूमेंट में साइन है, वैसा वैसा हम बोल सकते हैं. हम जजमेंट नहीं पास कर सकते ना, वो ऐसे कह रहे हैं. आगे ये हमने देख लिया, ये नॉर्मल थियरी अगर आप पढ़ोगे तो समझ जाएगा. यहाँ पे ऐसे बहुत बेसिक बात करें कि जो CA लोग हैं या जो फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स है, उनको हमेशा लोगों को करेक्ट करना चाहिए कि बॉस देयर इज नो टर्मिनोलॉजी कॉल्ड फॉरेंसिक ऑडिटिंग रादर देन फॉरेंसिक अकाउंटिंग है या एंड इन्वेस्टिगेशन है. तो सबको अवेयरनेस फैला है, ऐसा बात कर रहा है, कुछ नहीं है, एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, बेसिकली वो जनरल बातें कर रहे हैं. तो स्टेक होल्डर्स, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स. प्राइमरी स्टेक होल्डर इज हु इज अ पर्सन और इज अ एंटिटी हु अपॉइंट्स फॉरेंसिक प्रोफेशनल. यहाँ पे हम पढ़ते हैं अंडरलाइन लाइन, ये द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज अ प्राइमरी स्टेक होल्डर. तो हो सकता है हमें मैनेजमेंट अपॉइंट कर सकता है टू नो, अगर उनके लेक्चर दे आर थिंकिंग कि जो परचेज का हेड है, उनको लग रहा है कि वो मिला हुआ वेंडर से और वो किकबैक ले रहा है. किकबैक मतलब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से मैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हूँ और परचेस वाला जो रॉ मटेरियल्स परचेस कर रहा है उसका एकदम से लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, उसके हाथों में महंगी घड़ी आ रही, कार्स आ रही, तो मैनेजमेंट या किसी को डाउट आ रहा है कि मे बी इज टेकिंग किकबैक्स. किकबैक्स क्या होता है कि जो वेंडर है वो कमीशन पे करेगा इलीगली टू द परचेज हेड, तो बार बार कॉन्ट्रैक्ट उसी वेंडर को जाएगा, समझा? या फिर दूसरे वेंडर को भी गया तो वो वाया सेम वेंडर को पहुंच जाएगा, तो मतलब फेक वेंडर्स वगैरह होते हैं. तो दैट है. तो उस केस में मैनेजमेंट इज आवर स्टेक होल्डर एज वेल एज अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने हमें हायर किया तो दे आर आवर स्टेक होल्डर, और इन केस ऑफ बैंक्स हैव अपॉइंटेड तो बैंक इज आवर स्टेक होल्डर. आगे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर, इस बहुत जनरल बात करें कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू implement controls in such a manner that there is no fraud. Obviously प्रिवेंट करना चाहेगा मैनेजमेंट. सेकेंड इज अगर फ्रॉड हो चुका है तो सीटी बजाओ योजना, दैट इज विसल ब्लोअर पॉलिसी, कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट वे में ऐसा फॉलो हो रहा है. एंड मैनेजमेंट इज encouraging people to come up and speak up about any irregularities or कुछ suspicious transaction or suspicious things or activity they are noticing. तो वही बहुत बेसिक ऑडिट कमेटी के बारे में बात किया. Theories and vulnerabilities of fraud, this is
बाय फार द बेस्ट लेग ऑफ दिस चैप्टर. इसमें ऐसे डिस्कस है, थोड़ा फिलोसॉफिकल है कि वाई फ्रॉड हैपेंस, वाई यहाँ पे हाईलाइट किया, वाई डू फ्रॉड टेक प्लेस. अगर मैं नॉर्मल सबके बचपन में ऐसा हुआ कि हम मम्मी के पर्स से या पापा जी के वॉलेट से थोड़े बहुत पैसे हम निकाले थे, एकदम ही नॉर्मली निकालते ताकि उनको पता ना चले. तो उसको अगर हम देखेंगे तो क्यों कर रहे हैं हम. अभी मैं अपना एग्जांपल, तो जनरली ऐसा होता है कि पॉकेट मनी खत्म हो गया है, या फिर मेरा बर्थडे का पार्टी देना है और मैं इस महीने में अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा मम्मी के पैसे या फिर पापा के पैसे उठा लिए थोड़े बहुत, एकदम नॉर्मली अमाउंट, तो सो दैट उनको पता ना चले. एक तो ये हो गया कि इंटेंशन मेरा क्या है कि पार्टी देना या कुछ फालतू पैसा उड़ाना. सेकंड इज कि इट वॉज वेरी इजी, बॉस मम्मी के रूम में जाओ, थोड़ा सा उनका बैग ढूंढो और हो गया, या पापा के पैंट में हाथ डालो, मिल जाता है फटाक से, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं. एंड इट वॉज वेरी इजी. एंड थर्ड थिंग इज कि आई नेवर गॉट कॉट. बस इतना कम पैसा निकाला कि कभी पता ही नहीं चला. तो वही आई से थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा है. लेट्स सी दैट. FAIS क्या है कि फॉर जो स्टैंडर्ड्स ऐसा कह रहा है ना, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग स्टैंडर्ड 120, इट स्टेट्स फ्रॉड रिस्क. व्हाट इज फ्रॉड रिस्क? उसके अंदर ऐसे कह रहा है कि फ्रॉड इन्वॉल्व एन इंसेंटिव और ए प्रेशर टू कमिट फ्रॉड. अभी मुझे बर्थडे को पार्टी देना है, बर्थडे के लिए, और मेरे को पैसा नहीं है, तो मैं वो थोड़ा फ्रॉड मतलब चोरी कर रहा हूँ. अब परसीव अपॉर्चुनिटी, मतलब मम्मी पापा के रूम में कोई नहीं है, मैं जाके उनके वॉलेट से पैसे निकाल रहा हूँ. टू डू सो और सम रैशनल अफेक्ट. रैशनल अफेक्ट इज वेरी सब्जेक्टिव. इसलिए कि मेरे को कोई अभी देख के लग रहा है कि क्या बचपना किया मैंने, क्यों पैसे बोले था कि नहीं पैसे वगैरह वगैरह अपने दोस्तों को. तो रैशनल इज वेरी सब्जेक्टिव. आगे ऐसे हैं बहुत सारे ऑथर्स का या लोगों का, सोशलिस्ट और क्रिमिनलिस्ट का एग्जाम्पल दिया कि फ्रॉड उनके हिसाब से फ्रॉड क्यों होता है वगैरह. लेट्स सी दैट. बहुत ही बेसिक है. फर्स्ट में तो यही 3 एग्जाम्पल है. यहाँ पे अदर स्टेक होल्डर, आई थिंक जिसने भी मॉडल बनाया तो उसका कॉपी पेस्ट के चक्कर में ये अदर स्टेक होल्डर का यहाँ पे गलती से कॉपी करता है. अदर स्टेक होल्डर मीन्स पीपल हु आर अदर देन प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, दैट इज क्रेडिटर्स, यहाँ पे लेंडर्स लिखा है, कस्टमर, सप्लायर, बिजनेस पार्टनर, एक्सेट्रा, कंज्यूमर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक, दैट इज फ्रॉड ट्रायंगल. फ्रॉड ट्रायंगल गिवन बाय डोनाल्ड क्रेसी. इसमें भी 3 ही पॉइंट है. वो कह रही है कि फ्रॉड इस 3 मोटिव की वजह से होता है. एक है मोटिव, इस 3 पर्पस की वजह से होता है. एक मोटिव, एक अपॉर्चुनिटी, दूसरा रैशनल. मोटिव वही कि करना क्यों है. एग्जाम्पल जैसा फाइनेंशियल मैनिपुलेशन क्यों होता है कि हमें कंपनी का पिक्चर बहुत ऐसा रोजी रोजी दिखाना है कि बहुत हमारा नेटवर्क बहुत ज़्यादा है या सेल्स बहुत ज़्यादा हो गया कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट इन रियलिटी इज डिफरेंट, राइट. वो है. और आजकल स्टार्टअप में तो, इंडिया में स्टार्टअप में तो सबको फटक से यूनिकॉर्न बनना है. उस केस में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करते रहते हैं, बाद में फिर आदत हो जाती है, राइट. तो मोटिव सबका अलग अलग है. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि होल्डिंग सब्सिडरी में थोड़ा फ्रॉड हो रहा था और उनके CFO को पूछा तो दिल से कि होल्डिंग कंपनी के CFO ने बोला था. दिस इज नॉट द मोटिव ना, राइट. या फिर अगर उनको अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जैसे जो इंटरोगेशन में, बस कि अगर उसने बोला एंड यू न्यू कि बॉस ये गलत है, तुमने जॉब क्यों छोड़ दिया. एंड कभी कभी ऐसे भी आता है कि भाई मेरा फैमिली है, मेरे को उनको देखना है. भाई देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनी, लैक्स ऑफ लैक्स कंपनी इन दिस इंडिया, इन इंडिया. ये तो नहीं रीजन है, राइट. विद अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली you will, if you have an opportunity and there is a motive, तभी आप फ्रॉड कर ही देते हो. तो अपॉर्चुनिटी भी जरूरी है. ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट इंटरनल कंट्रोल्स है, सब कुछ स्ट्रिक्ट है, मतलब पेरेंट्स वगैरह सब गिन के पैसे रख रहे हैं, मैं जाके 10 रुपये भी निकाल दूँ, उनको पता चल जा रहा है, तो फिर नेक्स्ट टाइम से तो मैं ये नहीं करने वाला, राइट. तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो फिर वही है. अगर नॉर्मल एकदम स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स नहीं है और फ्रॉड हो जा रहा है तो फिर मतलब ही नहीं है. तो फर्स्ट इज मोटिव, परस्यू प्रेशर. प्रेशर में क्या, वो फाइनेंशियल अच्छा दिखाने चक्कर में, या फिर अगर किसी इंडिविजुअल के पास पैसा नहीं है या फिर सैलरी बहुत कम है, नहीं सीख की भाई वेस्टेज में बहुत ऐसा मटेरियल है दैट कैन बी रीसोल्ड टू भंगार वाला, तो वहाँ पे वो फ्रॉड कर लेता है उसको, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल का थोड़ा प्रॉब्लम है, बैकिंग, राइट. सैलरी कम है एंड ही माइट हैव सम पर्सनल कमिटमेंट, तो वहाँ से कोल्यूट करके लोगों से वेस्टेज इन्वेंट्री का जो वेस्ट वगैरह है वो बेच सकता है. अपॉर्चुनिटी एज वेल एज रैशनल इज वेरी सब्जेक्टिव. जैसे आई टोल्ड यू कि होल्डिंग कंपनी के CEO या CFO ने बोला, या हेड ऑफ प्रमोटर का प्रेशर था कि ऐसे एंट्री पास करो या ये करो. दिस इज नॉट रीजन टू कमिट अ फ्रॉड. आगे हम देखेंगे. कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि VCs का बहुत प्रेशर था, इसलिए हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कर दिया सो दैट इस साल का रेवेन्यू ज़्यादा दिखे, अगले साल देख लेंगे, या वट एवर, ऐसा भी होता है. आगे आएगा फ्रॉड डायमंड. यहाँ पे दिस इज गिवन बाय वुल्स एंड हरमेंसन. इसमें एक फैक्टर और किया, दैट इज कैपेबिलिटीज. The fraudster should have necessary traits and abilities to be the right person to pull it off, and also the confidence and ego to escape detection or to escape any severe consequences. Obviously यार, मतलब
ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, रैशनल वगैरह है, मोटिव भी है, बट तुम्हारे हाथ पैर काँप रहे हैं कि तुम अपने पापा का वॉलेट खोलो और हाथ पसीना आ रहा है, हाथ पैर काँप रहे हैं, कोई देख लेगा या तो एकदम चक्कर वक्कर भी आ रहे हैं, तो वैसा नहीं है। बस कॉन्फिडेंस, वो पैसे के बाद कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, राइट। तो ये जो थियरी इसने दिया है बुल्स एंड हार्मनसन ने, प्रॉपर लिया कि भाई जो पर्सन है उसके पास प्रॉपर लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो पुल ऑफ कर सके इस लेवल का फ्रॉड। आगे फ्रॉड पेंटागन, यहाँ पे कैपेबिलिटीज हटा के 2 चीज़ और ऐड किया, वो 3 तो है ही, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन, 2 चीज़ और ऐड किया, दैट इज कॉम्पिटेंस एंड एरोगेंस। दिस इज ऑल्सो गिवन बाय सर्सी, नॉट सर्सी, सॉरी, क्रो हॉर्वर्ड्स, उन्होंने दिया। एंड वो बोलते हैं कि इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्पिटेंसी, ऑब्वियसली तुम्हारे पास स्किल होना चाहिए टू कमिट फ्रॉड, एज वेल एज तुम्हारे पास उस लेवल का अथॉरिटी होना चाहिए टू बाईपास इंटरनल कंट्रोल्स एंड ऑल, एज वेल एज एरोगेंस। एरोगेंस आई वुड से कॉन्फिडेंस कि भाई जो मैंने किया वो सही है। आई वुड से यहाँ पे एग्जाम प्रमोटर का है, प्रमोटर कभी कभी कंपनी के पैसे से घर ले लेता है और बुक्स में से दिखाता है कि दिस इज यूज फॉर बिजनेस पर्पस, बट वो खुद रह रहा है, तो वो एरोगेंस पे रहेगा, बॉस मेरा पैसा मैं कुछ भी करूँगा, मेरा कंपनी में कुछ भी करूँगा, राइट। आगे फ्रॉड स्केल, आई दिस इज ऑल्सो रिपीटेशन ऑफ अर्लियर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो मैंने मार्क किया वही रेलेवेंस है। व्हेन सिचुएशनल प्रेशर्स एंड परसीव अपॉर्चुनिटी, मतलब प्रेशर है एंड अपॉर्चुनिटी, ये दोनों बहुत हाई है, एज वेल एज पर्सन का इंटीग्रिटी बहुत लो है, तब फ्रॉड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। एंड ऑपोजिट सिनारियो में फ्रॉड बहुत कम होगा, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर उन्होंने स्केल वगैरह डायग्राम बनाया, दे आर ट्राइंग टू बी इनोवेटिव एज वेल एज पिक्टोरियल, बट ऑब्वियसली जो भी मॉडल बना रहा है वो खाली कॉपी पेस्ट ही कर रहा है। आगे फ्रॉड सर्कल में दिस इज वेरी फिलोसॉफिकल लाइन, यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि सारी कंपनी में हर जगह जहाँ भी पैसे इन्वॉल्व है, जहाँ भी लोन इन्वॉल्व है, हर जगह फ्रॉड है ही। फ्रॉड इज ओमनीप्रेजेंट एवरीवेयर एंड वेयरएवर देयर इज मनी। एंड गाइस, मेरे मैनेजर ने मुझे यही बोला था कि सारे कंपनी में फ्रॉड है ही, जस्ट दैट कि जो लेवल का जो उसमें फ्रॉड हुआ है, एंड जब कंपनी अगर बड़ी हो गई, जैसे सपोज बहुत बड़ी कंपनी है, 400,000 करोड़ का टर्नओवर वगैरह है, और उसमें 10 लोग का फ्रॉड हो गया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, बस कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, वो तो मालूम नहीं पड़ेगा, राउंड ऑफ में चला जाना है। तो वैसा है कि सारी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, जस्ट दैट कि जो कंपनी हाईलाइट हो रही है वहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी क्रंच आ गया, या कुछ तो मैनेजमेंट का इशू हो गया, या हाईलाइट हो गया एम्प्लॉइज को, और एम्प्लॉय ने ये कर दिया, विसल ब्लो वगैरह कर दिया, तभी जाके फिर न्यूज़ बनता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स आते हैं, ये सब होता है। नहीं तो जो मामूली फ्रॉड्स है, जो आए दिन सारे छोटे छोटे बिजनेस में, जो पान टपरी वगैरह, तो वहाँ भी छोटे छोटे फ्रॉड होते होंगे, राइट। बस है कि वो उनका टर्नओवर नेटवर्क वगैरह ऐसा है कि इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स। गाइस, जो भी सीए बैकग्राउंड से सबको उनको पता होगा कि आईसीए ऑडिटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी निकाला हुआ है बहुत पहले, और वो हमें एग्जाम में भी आता है, सीए इंटर में आता है और सीए फाइनल में भी आता है। यहाँ पे आईसीए फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा है, जो आईसीए ने रिलीज किया है, एंड विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2023। बेसिक पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड इज कि भाई जो प्रोफेशनल है, इन्वेस्टिगेटिंग प्रोफेशनल्स है या फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स है, उनको इतने काम तो करना पड़ेगा, इन स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा, और जो जो मेंशन है उस स्टैंडर्ड्स में, जो काम मेंशन है, जो जो प्रोसीजर्स मेंशन है, वो तो फॉलो करना पड़ेगा ही। आगे लिखा है क्वालिटी ऑफ सर्विस फिर एक लेवल तक आ जाएगी, क्योंकि इतना काम उस पर, इफ़ यू विल रीड द स्टैंडर्ड्स ना, यू विल कम टू नो कि बॉस इतना काम आपको करना पड़ेगा। तो जब आप मिनिमम लेवल ऑफ वर्क कर ही दोगे, तो वो उतना क्वालिटी ऑफ लेवल ऑफ सर्विस फिर डिफाइन हो जाएगा। ओबियसली देयर आर फर्म्स और देयर आर प्रोफेशनल जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनका फीस भी वगैरह उतना ज़्यादा हो जाता है। आगे बात किया थर्ड पॉइंट में कि रेगुलेटर्स एज वेल एज एजेंसीज को भी पता चलेगा कि बॉस ये प्रोफेशनल से हमें इस लेवल का सर्विस वी कैन एक्सपेक्ट, राइट। आगे फिर इम्प्लीमेंटेशन गाइड है एंड रिलेटेड प्रैक्टिस मैटर, जो गाइडेंस और आईसीआई ने इशू किया। आईसीआई जनरली सारे मैटर्स पे गाइडेंस और इशू कर रहा है, तो इस स्टैंडर्ड पे भी आईसीआई ने गाइडेंस इशू किया विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन, एंड कुछ इशूज आपको वाइल एंगेजमेंट आया तो आप किसको पूछोगे, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स, कॉलीग्स, एंड किसी को जवाब नहीं है तो आईसीआई इन जनरल भी गाइडलाइंस सारे पे इशू करता है, जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे भी गाइडलाइंस है, टैक्स ऑडिट पे भी गाइडलाइंस है, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड्स ऑन फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन पे भी आईसीआई ने गाइडलाइंस इशू किया। आई विल हाईली रिकमेंड पीपल हु इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर सीए नॉन सीए, कोई भी बैकग्राउंड से, प्लीज रेफर दीज गाइडलाइंस। बहुत ही अच्छी तरीके से आईसीआई ने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या है, क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, राइट। इट विल हेल्प यू इन योर जॉब, एंड डेफिनेटली मुझे खुद को इंटरव्यूअर ने पूछा था गाइडलाइंस, नहीं नॉट गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड के बारे में, तो स्टैंडर्ड के बेसिस पे वो गाइडलाइंस आईसीआई ने निकाला है, तो वो गाइडलाइंस बहुत ही ईजी इन डिटेल मैनर में आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा, एज वेल एज उन बहुत नॉलेज देगा आपको। आगे हम बढ़ते, फ्रेमवर्क गवर्निंग फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, 3 फ्रेमवर्क है। बेसिक प्रिंसिपल्स, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं, बेसिक प्रिंसिपल्स, की कंसेप्ट्स
स्टैंडर्ड्स जो हम बात कर रहे हैं और गाइडेंस, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? इंडिपेंडेंस। ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल है, फॉरेंसिक प्रोफेशनल है, उसको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा फॉर द असाइनमेंट। ही इज सपोज टू बी इंडिपेंडेंट। अगर कुछ अगर वही प्रोफेशनल उसी असाइनमेंट का, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं मुझे किसी बैंक में अपॉइंट किया टू डू अ फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ लेट्स से ABC लिमिटेड, राइट। परंतु मैंने 5 साल पहले उसी कंपनी का स्टार्ट आउट किया, तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी थोड़ा बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट है, या फिर मेरी वाइफ वहाँ पे एम्प्लॉई है, या फिर मेरी सिस्टर वहाँ पे एम्प्लॉई है, तो वो सब देखना होगा, राइट। इंडिपेंडेंस का ये ऐसे एग्जाम्पल दिया आगे। इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, दैट इज फॉरेंसिक प्रोफेशनल हैज टू बी वेरी ट्रू एज वेल एज ऑनेस्ट, एंड वो अपने मॉरल्स एंड एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे आगे ड्यू प्रोफेशनल केयर। यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि जो भी प्रोफेशनल है उनको बहुत ही ध्यान से एंगेजमेंट कंडक्ट करना पड़ेगा। जब आप 4 पॉइंट आप रीड कर लेते, ड्यू प्रोफेशनल केयर इम्प्लाइज, यहाँ पे ड्यू प्रोफेशनल केयर implies the following: that reasonable care has been exercised in carrying out the work to ensure the achievement of planned objective, right? Adequate focus and attention are given to matters of importance along with diligence in time, मतलब timely manner हमें असाइनमेंट कंप्लीट करना है और रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट मैटर पे हमें फोकस करना है। मेजर्स आर इन प्लेस टू कंप्लाई विद स्टैंडर्ड्स, राइट। स्टेप्स आर टेकन टू इंश्योर कंटिन्यूस कम्युनिकेशन टू प्रिवेंट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। आगे हम बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्वियसली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, हम ये किसी भी प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतनी कॉन्फिडेंशियल मैटर जो हम ये फ्रॉड वगैरह करते हैं, किसी के साथ जाके लंच पे गए या डिनर पे गए, वहाँ पे बात करने लगे कि अरे मैंने इतने करोड़ का इस कंपनी का इतने करोड़ का फ्रॉड पकड़ा, ये प्रमोटर इन्वॉल्व था या डायरेक्टर इन्वॉल्व था या ऑडिटर इन्वॉल्व था या वॉट एवर, वो हम नहीं कर सकते, राइट। आगे स्किल एंड कॉम्पिटेंस, ऑब्वियसली एक अलग ही लेवल का स्किल और नॉलेज हमें चाहिए टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ एंगेजमेंट। लाइक इंटरनल ऑडिटर, स्टैट ऑडिटर कैन नॉट परफॉर्म आवर जॉब, ऑब्वियसली दे विल हैव टू गेन एडिशनल नॉलेज, उनका जो भी है नॉलेज, उनका डोमेन पर्सपेक्टिव, प्लस कुछ थोड़ा सा एडिशन उन्हें नॉलेज लगेगा इस एंगेजमेंट परफॉर्म करने। सो एवरी फॉरेंसिक प्रोफेशनल should have appropriate knowledge skill to perform our roles, to perform our engagement. आगे contextualization of situation, यहाँ पे ऐसे ये बात कर रहा है कि जब कोई भी एंगेजमेंट हम करते हैं, राइट, और कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी लोन ट्रांजेक्शन और एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन व्हेन वी सी, वहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन प्लस उसका पर्पस एज वेल एज नेचर देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजेक्शन हुआ क्यों। लाइक हमने परचेस किया कोई भी गुड्स, तो इसी पार्टी से क्यों किया, उसका क्रेडिबिलिटी है क्या, एंड फिर वो अगर वो ट्रांजेक्शन हुआ भी तो किस मैनर में हुआ। जनरली कंपनीज में वो इंटरनल कंट्रोल होता है कि ये स्टेप्स फॉलो होगा, पहले बिडिंग होगा, फिर वेंडर का हम क्रेडिबिलिटी चेक करेंगे, फलाना बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। और जनरली फ्रॉड्स में क्या होता है कि ये सब प्रोसेस बाईपास होकर डायरेक्टली बाईपास होकर और हम ट्रांजेक्शन एंटर कर लेते हैं। तो उसका इंटेंशन एज वेल एज बेसिकली बियॉन्ड ट्रांजेक्शन में देखना पड़ता है, वो बात कर रहे हैं। प्रेमिसी ऑफ ट्रुथ मीन्स, यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि प्रेमिसी ऑफ ट्रुथ मीन्स फॉरेंसिक प्रोफेशनल इज ए ट्रूथ सीकर। तो जो भी उसके फाइंडिंग्स है, जो भी उसके ओपिनियंस वगैरह है, वो दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस। आगे रिस्पेक्टिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यहाँ पे ऐसे बता रहा है कि जब हम कोई भी एंगेजमेंट को कंक्लूड करते हैं, आई मीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंक्लूजन, तो हमें बहुत सारे एविडेंसेस वगैरह मिल जाते हैं, परंतु हम सामने वाले को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिना दिए हम रिपोर्ट कंक्लूड नहीं कर सकते, राइट। जैसे हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लिए, बोर्ड वगैरह देख लिए, इनवॉइसेस देख लिए, सारे चालान्स वगैरह देख लिए, उसमें पता चल रहा है कि लेट्स जस्ट से CFO इन्वॉल्व था या CEO इन्वॉल्व था, एंड बिफोर कंक्लूडिंग द रिपोर्ट वी आर सपोज टू गिव देम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बाय बॉस, तुम्हें क्या कहना है। तो ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है कि साइन वगैरह किसी और का है, पर जो मेन कल्प्रिट है, जो ऊपर हेड है, वो कभी साइन वगैरह नहीं करता, ही जस्ट गिव्स ऑर्डर ऑन कॉल। तो वो भी हमें देखना पड़ता है कि जो CFO CEO ने जो भी काम किया है, तो उन्हें किसी से ऑर्डर मिला है या वो खुद बिलिंगली कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये कभी अपनाएगा कि नहीं कि फ्रॉड मैंने किया, वो हमेशा ये कहेगा कि उसके कहने से हुआ या फलाने के कहने से हुआ या मेरे होल्डिंग कंपनी ने बोला था या वॉट एवर, हमें वो दिमाग लगाना पड़ेगा। आगे सेपरेटिव फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियन, ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा ये कहना चाह रहा है, हाँ, जो भी हमारा ओपिनियन है और वो उसको साइड में रख के हमें फैक्ट्स को देखना है। कभी कभी कैसा होता है कि जैसे मैं पहले एग्जांपल देखी, 3 जगह हमने किसी CFO का साइन देख लिया, तो हम लगे बस बॉस यही है जो इसी को पकड़ेंगे हम, ऐसा नहीं होता। वही सिमिलर एग्जांपल है, बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जो ऊपर पर्सन है, जो मास्टरमाइंड है, वो ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्व नहीं है, राइट।
तो हमें ओपिनियन हटा के फैक्ट को देखना पड़ेगा और हाइपोथेसिस क्रिएट करना पड़ेगा कि बॉस इफ लेट्स से अकाउंटेंट है, जो छोटा अकाउंटेंट है, वो कोई भी एंट्री वगैरह मार रहा है, कोई भी एंट्री वगैरह पास कर रहा है टैली वगैरह में या सॉफ्टवेयर में एसएपी में, तो हम उसको गुनहगार ठहरा ले सकते हैं, राइट, क्योंकि वो किसी के कहने पर वो एंट्री पास कर रहा है। तो वैसे ही। और कभी कभी ऐसे इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, कभी कभी जब हम स्टेटमेंट लेते हैं दैट इज समथ इंटरोगेशन वगैरह, तो जो एविडेंस है उसके ऊपर हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिल जाता है जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, राइट। तो हमें दोनों एविडेंस, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, एज वेल एज जो वर्बल एविडेंस, वो बता रहा है कि बॉस ठीक है, मैंने भले साइन किया इसमें या मैंने भले एग्जीक्यूट किया ट्रांजेक्शन, परंतु मुझे किसी और ने कहा था वो करने को, और ये मेरा जॉब है टू एग्जीक्यूट द ट्रांजेक्शन, राइट। वो ओपिनियन एज वेल एज फाइंडिंग्स अलग रखना पड़ेगा। आगे क्वालिटी एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, राइट। यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि फॉरेंसिक प्रोफेशनल इज सपोज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर एंगेजमेंट और सर्विसेज। यहाँ पे वो 3 पॉइंट हाईलाइट किए। द प्रोफेशनल शैल हैव इन प्लेस अ प्रोसेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टू इंश्योर factual authenticity of evidence obtained, validate the accuracy of findings, obviously, continuously improve the quality of the process followed as report issued, right? That means जो भी हम फाइंडिंग्स देख रहे हैं, जो भी आपका वर्किंग वगैरह है, सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, मल्टीपल टाइम चेक होना चाहिए, तभी जाके हम रिपोर्ट बनाएंगे और क्वालिटी ऑफ। नहीं तो ऐसा होगा कि अगर आप मेरे को या किसी और को भी बोल रहे हो कि भाई तूने तेरे करोड़ का फंड साइफन ऑफ किया है या डाइवर्ट किया है, और मैं देख रहा हूँ कि भाई वर्किंग में कुछ गड़बड़ है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में बस ये एक लाइन कही कि यहाँ पे आप जैसे आपने 10 वर्किंग किया, 10 में से कोई एक ही वर्किंग का कुछ एरर हो गया या फॉर्मूला एरर हो गया, कोर्ट ऑफ लॉ में सिर्फ इतना ही प्रूफ करना इनफ है कि बॉस आपका जो वर्किंग है गलत है, वापस से आप वर्किंग करके लाओ। फिर आप वापस कब वर्किंग करके लाओगे, कब वापस कोर्ट ऑफ लॉ में आएगा, वो फिर उतना टाइम मिल गया, राइट, वो 1-2 साल चला गया। योर रिपोर्ट, योर वर्किंग शुड बी वेरी एक्यूरेट एंड शुड बी checked by multiple layers, multiple parties as well as multiple layers. आगे key concepts forming integral part of forensic accounting and investigation, ये स्टैंडर्ड्स में भी कवर है, वहाँ पे देख लेंगे, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में। यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट लिखा है, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, फ्रॉड रिस्क, लॉज एंड रेगुलेशन, हाइपोथेसिस, अप्लाइंग हाइपोथेसिस। आगे स्टैंडर्ड्स में भी कवर है। फिर आता है गाइडेंस नोट। गाइडेंस नोट वही जो मैंने बताया था कि ऐसे गाइडेंस नोट इशू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये फॉरेंसिक के स्टैंडर्ड्स पे, टैक्स ऑडिट के स्टैंडर्ड पे, वो जनरल बात है। डायरेक्टली हम करते हैं स्टैंडर्ड्स पे, दैट इज स्टैंडर्ड 110 नेचर ऑफ एंगेजमेंट। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड, बिफोर गोइंग टू द स्टैंडर्ड्स आई लाइक टू से दिस की बॉस यहाँ पे सिर्फ वन लाइनर बहुत ही जेनरिक बातें की है। सारे स्टैंडर्ड्स में एक लाइन लास्ट में लिख देगी दिस स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट दिस, दैट्स इट। वो स्टैंडर्ड डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना ही है कि बॉस कौन सा स्टैंडर्ड किस रिलेटेड बात करता है, ठीक है, एग्जाम आप ये दो, बट मेरा एजेंडा यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाना नहीं है, मेरा एजेंडा यहाँ पे प्रोफेशनल को भी पढ़ाना है और मतलब उनको अपग्रेड कराना है। और मेरा ये चैनल क्रिएट करने का ये एजेंडा था कि व्हेन आई वाज रीडिंग दिस आईसीए का मटेरियल कि बॉस ऐसे क्यूरियोसिटी आया कि आईसीए ने क्या रिलीज किया बॉस, लेट मी सी। तो मैं पढ़ रहा था, देना रियलाइज कि ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा वीडियो बना दूंगा। यही मेरा एजेंडा, माई एजेंडा इज नॉट टू स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाना। यहाँ पे जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जिसको यहाँ पे अदर डोमेन में जिनको यहाँ पे स्विच करना है, फॉरेंसिक ऑडिट में स्विच करना है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग में स्विच करना है, एज वेल एज जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग ऑलरेडी है, दे जस्ट वांट टू रिफ्रेश द नॉलेज एंड ऑल, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एज वेल एज यहाँ पे बहुत ही सिंपल लाइन में आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू और टू रेफर आईसीए का गाइडेंस नोट एज वेल एज जो रॉ स्टैंडर्ड्स है। रॉ स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप गाइडेंस नोट पढ़ सकते हैं। एज वेल एज शायद से इफ यू रियली वांट, तो मैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर दैट इज एसपीएम का चैप्टर, मैं एक स्टैंडर्ड पे 10-15 मिनट का हर एक स्टैंडर्ड पे वीडियो बनाते जाऊँगा। मूविंग ऑन टू द स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड इज 110 ऑन नेचर ऑफ एंगेजमेंट। यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि जो भी प्रोफेशनल्स है उनको ये बात की क्लैरिटी होना चाहिए कौन से टाइप का एंगेजमेंट है, वेदर इट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंगेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन और लिटिगेशन सपोर्ट। ये तीनों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर एज वेल एज 10-15 मिनट पहले, राइट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू इंश्योर, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं, द मेन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड इज टू इंश्योर दैट प्रोफेशनल एज वेल एज स्टेक होल्डर्स हमने बताया प्राइमरी एज वेल अदर स्टेक होल्डर्स हैज क्लैरिटी ऑन द पर्पस ऑफ एंगेजमेंट, राइट। ये डिफाइन द अप्रोप्रिएट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंगेजमेंट स्कोप एंड वर्क, आइडेंटिफाई स्किल्स एंड रिसोर्सेज नेसेसरी। ऑब्वियसली क्या स्किल्स वगैरह लगेंगे, बहुत ही ईजी है। आगे हम बढ़ते हैं। फ्रॉड रिस्क, यहाँ पे ऐसे ने बहुत ही फिलोसॉफिकल बातें की। अगर लास्ट टाइम जॉब पढ़ोगे तो फ्रॉड रिस्क इज देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ रिस्क अप्लाइड टू फ्रॉड, बहुत ही जेनरिक बातें की। बट दिस स्टैंडर्ड्स, इफ अगर आप स्टैंडर्ड जाके पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट कि कौन से एरिया में फ्रॉड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसको आइडेंटिफाई करो। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि बस इन्वेंटरी एरिया, परचेस या सेल्स में या मैनिपुलेशन बुक्स ऑफ अकाउंट या थर्ड चैप्टर में बहुत सारे टाइप ऑफ फ्रॉड है, आपने वो एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। तब आप आइडेंटिफाई करने के बाद आप
डिफाइन करोगे कौन से लेवल ऑफ कौन से टाइप ऑफ फ्रॉड हो सकते हैं, एज वेल एज लेवल ऑफ इंटेंसिटी, राइट। हाँ, आगे हम बढ़ेंगे 130 स्टैंडर्ड 130 ऑन लॉज एंड रेगुलेशन। यहाँ पे ऐसे बात कर रहे हैं कि सारे एंगेजमेंट डिफरेंट है, नॉट मतलब सिमिलर लाइन में है, बट दे आर एवरी एंगेजमेंट डिफरेंट, राइट। सो जो भी प्रोफेशनल इस डोमेन में काम कर रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज ऑफ ऑल द लॉज एंड रेगुलेशन, बेसिक जो भी लॉज एंड रेगुलेशन उनका नॉलेज होना चाहिए, एज वेल एज एंगेजमेंट स्पेसिफिक लॉज एंड रेगुलेशन का नॉलेज होना चाहिए ही। हाइपोथेसिस का मतलब मैंने पहले पैराग्राफ में बताया था, दैट मीन्स एजुकेटेड गेस। यहाँ पे इस स्टैंडर्ड में ऐसे बात कर रहा है कि जब हमारे पास लिमिटेड एविडेंस होते हैं तो हम गेस करते हैं, थियरी बनाते हैं कि आगे क्या हुआ होगा, मल्टीपल हम थियरी बनाते हैं 1 2 3 4, और उस बेसिस पे हम एविडेंस गैदर करते हैं। एंड नॉट नेसेसरी सारे के सारे हाइपोथेसिस हमारे सारे थियरी करेक्ट हो जाए। थियरी डेवलप करना का पर्पस यही है कि हम एविडेंस न्यू एविडेंस ढूंढे, राइट। आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स जस्ट से 100 करोड़ का हमने लोन लिया, हमने मतलब EPC कंपनी ने लोन लिया फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड पर्पस, एंड हम जब बैंक अकाउंट देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि जो 100 करोड़ है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड टू पे द वेंडर्स ऑफ प्रोजेक्ट, है ना, जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे जो भी वेंडर्स हैं उनको पेमेंट हुआ है। परंतु हम ये भी देख रहे हैं उसी साल में, जिस साल में पेमेंट हुआ है उसी साल में हमारे कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है, शेयर कैपिटल बढ़ गया है। कोई तो एक्स वाई पार्टी जो अनरिलेटेड है कहीं से बाहर से, सिंगापुर वगैरह से, वहाँ का बेस इनकॉर्पोरेट कंपनी है, हमारे ABC लिमिटेड में इन्वेस्ट किया। तो ये हम थियरी बना सकते हैं कि बॉस हो सकता है कि ये हमारा ही पैसा है, हमारा बेसिकली टर्म लोन का पैसा है जो मल्टीपल लेयर पे है गया होगा। एज वेल एज जब हम देख रहे हैं तो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ, वो मोटा मोटी ऐसे ही पड़ा रह गया, 2-3 साल से ऐसे ही पड़ा रह गया, कुछ हुआ ही नहीं, 10% 5% ही कंप्लीट हुआ, राइट। इवन दो क्रेडिटर को पैसा गया, वेंडर को पैसा गया, जो लेजिट प्रोजेक्ट पे काम करने वाला था या प्रोजेक्ट में काम किया है, दैट डजंट मीन कि ये जो भी पैसा हमने यूटिलाइज किया वो प्रॉपर पर्पस का। तो यहाँ पे थियरी हम क्या बिल्ड कर सकते हैं कि बॉस ये जो 100 करोड़ में बैंक से आया, हमने क्रेडिटर को दिया, और हो सकता है मल्टीपल लेयर से ये पैसा आउट ऑफ इंडिया गया, देन री इन्वेस्ट हमारे कंपनी में। ये जस्ट थियरी है, एक थियरी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एविडेंस लेना शुरू करेंगे कि जो कंपनी आउटसाइड इंडिया है, लेट्स से XYZ दैट इज बेस्ड इन सिंगापुर, उस कंपनी के बारे में हम डेटा निकालेंगे, उसका कौन डायरेक्टर है, उसका कौन प्रमोटर है, क्या वो हमारे कोई रिलेटिव वगैरह है हमारे जो कंपनी का जो ऑडिट कर रहे हैं, राइट। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आगे बढ़ते, एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव 210। यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि टू क्लियरली अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एंगेजमेंट सो दैट द एंगेजमेंट फिट बिटवीन ऑल द 3 टाइप ऑफ एंगेजमेंट डिस्कस अर्लियर, दैट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड लिटिगेशन। यहाँ पे बात करो, इन तीनों की बात करो। और अभी जो मैं लाइन रीड किया वो मैंने पेन से लिखा, इट इज नॉट रिटन इन ICAI नोट्स। तो एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा, एज वेल एज वो जो भी उनका रिक्वायरमेंट है वो तीनों में से कोई एक एंगेजमेंट टाइप में फिट होना चाहिए, इधर इट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इधर इट इज इन्वेस्टिगेशन, और इधर इट इज लिटिगेशन सपोर्ट। आगे 220 एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे ऐसा ये कहना चाह रहा है कि जो भी प्रोफेशनल्स है उनको प्रिलिमिनरी प्रोसीजर्स एज वेल ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एंगेजमेंट, की क्लाइंट का हमसे क्या रिक्वायरमेंट है, कंडीशंस क्या है, कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, कितने समय में खत्म करना है, क्या रिपोर्ट का कैसा एक्सपेक्टेशन है, वेरियस टाइप ऑफ रिपोर्ट्स बनते हैं तो उनको कैसे चाहिए, राइट। फिर डॉक्यूमेंटेशन पे भी हमें समझना पड़ेगा कि कौन से टाइप का डॉक्यूमेंटेशन दे विल प्रोवाइड अस, एज वेल एज किस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किस टाइप में हमें मेंटेन करना पड़ेगा, सो दैट मे बी वी हैव टू सबमिट दिस टू आवर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटीज। लास्ट एंड अगर इसका पढ़ोगे तो 220 डील्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट। यहाँ पे एक्सपर्ट की बात करें 230 यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। यहाँ पे आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि हम फॉरेंसिक एंगेजमेंट में भी हम कभी कभी एक्सपर्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आइसन एग्जांपल दिया कि सच एज गैदरिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, साइबर सिक्योरिटी, एसेट वैल्यूएशन, वॉइस सैम्पलिंग। यहाँ ये तो मैंने कभी मेरे इसमें कभी तो आया नहीं, मेरे एंगेजमेंट में कभी, बट आई होप कभी आया तो मैं किसी एक्सपर्ट का सर्विस लेके जो भी है वो करूँ। सिग्नेचर वेरिफिकेशन, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक न्यूज़ में पढ़ा था कि फॉरेंसिक अकाउंटेंट ने क्रिप्टो करेंसी जो एक्सपर्ट वगैरह होंगे उन एक्सपर्ट का यूज़ किया था, क्योंकि पैसा डाइवर्ट होकर क्रिप्टो करेंसी में गया था। और फिर बस वी आर फ्रॉम CA बैकग्राउंड, बट दैट डजंट मीन वी हैव नॉलेज ऑफ क्रिप्टो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बट उसका ट्रेसिंग की पैसा कहाँ से गया और क्रिप्टो में कहाँ गया वो बहुत डिफिकल्ट है। अगर मुझे भी आया तो मुझे भी
या तो बहुत ज़्यादा टाइम देकर सीखना पड़ेगा या फिर किसी एक्सपर्ट को डालना पड़ेगा. डेफिनेटली हम वी विल चूज टू अपॉइंट फॉर एक्सपर्ट. तो वहाँ पे एक्सपर्ट को यूज़ करके लेयर्स को ट्रेस करें क्रिप्टो करेंसी कहाँ कहाँ, राइट. एंड ऐसे इस स्टार्ट में बात करते हैं प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड फॉर अपॉइंटिंग एन एक्सपर्ट. उसका क्रेडिबिलिटी देखना पड़ेगा और उसका रिलायबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा, राइट. 240 एंगेजिंग विद एजेंसीज. एजेंसीज यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी की बात कर रहा है, दैट इज CBI, ED, SFIO, SEBI. हमने इन सारे के बारे में बात किया. तो दो टाइप के सिनारियो में वी कैन बी वी एज एन फॉरेंसिक प्रोफेशनल कैन बी इंटरेक्टिंग विद दिस एजेंसीज. दैट इज इधर वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देम. दैट इज SEBI ने मुझे अपॉइंट किया कि बॉस ये वाला XYZ कंपनी का लग रहा है उसका फ्रॉड है और हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं. हम बेसिकली SEBI इज अपॉइंटिंग मी टू परफॉर्म फॉरेंसिक ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन, राइट. तो अभी मुझे पैसे SEBI देंगे और मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको, SEBI को, राइट. सेकेंड थिंग कि अगर फॉरेंसिक प्रोफेशन ने किसी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया है, उस केस में भी SEBI कैन कॉल अस और समन अस कि बॉस तुमने ये सब जो भी काम किया है हमें डेटा वगैरह दीजिए और फिर प्रोसीजर्स बताइए, एविडेंस कैसे गैदर किया वगैरह सब, राइट. आगे 250 कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर. यहाँ पे ऐसे वही बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन फॉरेंसिक प्रोफेशन शुड मेंटेन कम्युनिकेशन बिफोर एज वेल ड्यूरिंग द एंगेजमेंट एज वेल एज मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी डिफाइन किया है एंड व्हाट टू कम्युनिकेट. ऐसा नहीं कि हम सुबह सुबह मैसेज करें कि हेलो SEBI, आई हैव कम टू द वर्क. ऐसा नहीं. व्हाट टू कम्युनिकेट, इंपॉर्टेंट मैटर्स वी शुड कम्युनिकेट, राइट. आगे प्लानिंग ऑफ असाइनमेंट, राइट. प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस, वी ऑल नो दैट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड सारे असाइनमेंट में बहुत प्लानिंग थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है क्योंकि कब कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं ताकि तब जाके हमें थोड़ा सा वर्क एक्सटेंड करना पड़ता है, थोड़ा सा काम एक्सटेंड करना पड़ता है, रिसोर्स और डालना पड़ जाता है. तो प्लानिंग के बारे में इस स्टैंडर्ड में बात कर रहे हैं. लास्ट टाइम पढ़ेंगे हम. दैट इज दिस 310 deals with the responsibility of professionals when planning assignment. (320) on evidence and documentation. यहाँ पे ऐसे है और दिस स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट प्रोसीजर्स टू गैदर रिलेवेंट एंड रिलायबल एविडेंसेस, राइट, एज वेल एज कितना डेटा हमें रखना है. कोई भी एक इश्यूज को हम वी कैन प्रूव इन मल्टीपल एंगल एंड जनरली सारे के सारे प्रोफेशनल यही ट्राई करते हैं कि कोई भी एक फ्रॉड को प्रूव करने के लिए बहुत सारे डेटा या बहुत सारे एंगल से हम प्रूव करेंगे. बस इस तरीके से देखेंगे तो भी फ्रॉड है, दूसरे एंगल से देखेंगे तो भी फ्रॉड है, तीसरे एंगल से देखेंगे तो भी फ्रॉड है. तो सफिशिएंसी एज वेल एज प्रोसीजर्स यहाँ पे बात किया एज वेल एज कितने समय तक हमें डेटा सेव करना है. जनरली इन जनरल मैंने देखा 7 से 8 साल तक होता है, बट इस स्टैंडर्ड में आपको वो उस बारे में बताएंगे. 330 कंडक्टिंग वर्क प्रोसीजर. यहाँ पे फेज 1 फेज 2 की बात किया. फेज 1 में इस स्टैंडर्ड फेज 1 में बात कर रहे हैं कि जनरली प्रोफेशनल्स डॉक्यूमेंट्स एविडेंस देखकर रिपोर्ट बना सकते हैं, राइट. पर फेज 2 में वही इंटरव्यूज समन्स वगैरह आ जाते हैं कि हम वर्बली किसी को समन कर रहे हैं किसी पार्टी को और उससे फिर हम डेटा ले रहे हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द एंगेजमेंट कभी कभी इंटरव्यूज की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी वो मैंडेटरी होता है, वो मैंडेट में लिखा होता है कि हमें करना हो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ही है, राइट. तो दैट इज फेज 1 एंड फेज 2. कंडक्टिंग इंटरव्यू 340. ये वही इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे ऐसे वेरियस मेथड्स and what you can do as well, what you cannot do during the interview, and what you can share, what you cannot share. Various things is given by ICAI in this standard. Review and supervision, ये तो बहुत ही जनरिक बात है कि जो भी मैनेजर है या जो भी लीड ऑफ द असाइनमेंट है वो सारे काम को रिव्यू वगैरह करना चाहिए. हम 4 पॉइंट पढ़ लेते हैं. वर्क बीन परफॉर्म इफेक्टिवली. यहाँ पे वर्क बीन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एविडेंस इन्फॉर्मेशन डेटा इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिलायबल. The progress of assignment is monitored as per the plan and plan is updated, right. I told you कि सारे के सारे फॉरेंसिक असाइनमेंट को बहुत रीप्लान करना पड़ता है क्योंकि कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है जिसमें हमें और काम करना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा और रिसोर्सेज लगेंगे और तो और रीप्लान करना पड़ेगा, राइट. फिर लास्ट पॉइंट द प्रोसीजर अंडरटेकन दैट एविडेंस गैदर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड आर इवैल्यूएटेड टू इंश्योर दैट रेलेवेंट एंड एडिक्वेट, राइट. आगे बढ़ेंगे. टेस्टिफाई बिफोर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. यहाँ पे दिस स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट कि हमें जो भी प्रोफेशनल फॉरेंसिक प्रोफेशनल है कभी कभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमें बुला लेगी तो हमें उन्हें पूरा का पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा. फर्स्ट पॉइंट सपोर्ट करना पड़ेगा. सेकंड हमें इस तरीके से उनको डेटा वगैरह देना है सो दैट दे हैव फेथ एज वेल ट्रस्ट ऑन अस. इट शुड नॉट बी बॉस कि उन्हें लगे कि हम भी फ्रॉड में इन्वॉल्व है. मतलब कभी कभी ऐसा ब्लेम आता है कि फॉरेंसिक ऑडिटर्स या फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स जानबूझ के इस इशू को छोड़ दिए. कभी कभी मिस हो जाता है. दैट डजंट मीन कि हमने जानबूझ के उसको छोड़ दिया. तो वैसा ब्लेम आता है कि इन्होंने पैसा लिया और जो इंपॉर्टेंट मैटर है जो इंपॉर्टेंट फ्रॉड है वो जानबूझ के इन्होंने टच ही नहीं किया. तो वैसा नहीं है. यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग कि बॉस ये जो फ्रॉड आपने रिपोर्ट में कवर किया तो क्यों किया, ये जो फ्रॉड आपसे मिस हो गया, हो सकता है मिस हो सकता है. जनरली तो एवरीवन ट्राई नॉट टू मिस एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, बट मिस हो गया तो फिर उसका रीजन देना पड़ता है कि बॉस हम वी आर फोकस ऑन दिस फ्रॉड एंड हमें इस फ्रॉड का बना के नहीं पड़ा इसलिए हमसे मिस हो गया.
फिर आगे हम इस फ्रॉड ये स्टैंडर्ड में आगे बात कर रहे हैं कि ICAI बात कर रहा है गिविंग रिलायबल डेटा एज वेल एज अप्रोप्रिएट टाइम टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की उन्हें लगे कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगे कि हम उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो उनको जो डेटा चाहिए, जो असिस्टेंस चाहिए, जो वर्किंग चाहिए आप दे दो, राइट। फिर स्टैंडर्ड 410 अप्लाइंग डेटा एनालिसिस, बेसिकली स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट कि हाउ टू गैदर information, source of information, reliability of information, and techniques of analyzing data. Right. Last line. यहाँ पे this standard deals with application of data analysis techniques to aid the work procedure of the professional. Evidence gathering in digital domain. यहाँ पे वही है कि आप किस तरीके से डेटा गैदर करोगे डिजिटली, जो अंडरलाइन है वो पढ़ते हैं हम. Standard 420 deals with practice to be followed by professional for gathering of electronic evidence. The electronic evidence must be capable of satisfying the requirement of judicial scrutiny, right? किस तरीके से हमें डेटा गैदर करना है, एज वेल एज वो हम किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं. ऐसा ना हो कि वो जिस तरीके से हमने एविडेंस गैदर किया है, ऐसा ना हो कि वो रिलायबल ना हो, राइट. अच्छे से प्रॉपरली हमें एविडेंस गैदर करके स्टोर करना है एंड ओरिजिनल फॉर्मेट में स्टोर करना है. आगे लोन्स एंड बॉरोइंग्स बहुत ही बेसिक है, ये शायद बहुत ही बेसिक मैंने पढ़ा था. सो इट टॉक्स अबाउट कि कोई लोन्स एंड एडवांस में अगर डिस्प्यूट वगैरह है तो डिस्प्यूट का रीज़न क्या है, एज वेल एज फिर हम ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि लोन किस पर्पस के लिए यूटिलाइज हुआ है. जो भी कंपनी ने लोन वगैरह उठाया है, एंड एवरी बैंक इज सपोज टू सी कि वो इज सपोज टू आस्क टू द कंपनी कि बॉस ये जो 100 करोड़ का लोन आप ले रहे हो किस पर्पस के लिए, एक्सपांशन है, फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड है या वर्किंग कैपिटल है, राइट. अगर ये सब है एंड उन्हें लग रहा है फ्रॉड हुआ तो फॉरेंसिक प्रोफेशनल चेक करता है कि प्रॉपर पर्पस के लिए यूटिलाइज हुआ है या नहीं. आगे 510 रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट. यहाँ पे ऐसा क्या कह रहे हैं कि एक असाइनमेंट के अंदर मल्टीपल रिपोर्ट्स बन सकते हैं. लेट्स से होलिस्टिकली कंपनी एबीसी ने मुझे अपॉइंट कर लिया फॉर वेरियस फ्रॉड्स विच दे थिंक आर हैपनिंग इन द कंपनी. तो हो सकता है इन्वेंट्री फ्रॉड है, परचेज पे फ्रॉड है, या फिर सेल्स पे फ्रॉड है. तो 3 जगह उनको ऐसा सस्पेक्ट लग रहा है, तो अभी 3 रिपोर्ट बनेंगे, राइट. तो 3 टाइप का भी इसमें रिपोर्ट बनेंगे. वो ऐसे करेंगे एक एंगेजमेंट में मल्टीपल रिपोर्ट्स बन सकते हैं. एंड ऑब्वियसली बिफोर राइटिंग ए रिपोर्ट वो ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट में प्रोफेशनली सपोज टू आस्क देम कि बॉस कौन से टाइप का रिपोर्ट आपको चाहिए, बहुत ही डिटेल में चाहिए या क्रक्स में शॉर्ट में खत्म करो, राइट. तो जनरली किसी को एकदम डिटेल में चाहिए, कौन इन्वॉल्व था, कैसा था, कौन सा मोडस ऑपरेंडी था, चार्ट वगैरह चाहिए, पीपीटी वगैरह चाहिए. किसी को बेसिक क्रक्स बता दो कौन इन्वॉल्व है, एविडेंस हमें बता दो, दैट्स इट, राइट. एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 610. यहाँ पे ऐसे इस स्टैंडर्ड में ये बताना चाह रहा है कि हम किस तरीके से क्या मेजर्स हम ले सकते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड एंगेजमेंट. थैंक यू गाइस, दिस इज वेरी इजी चैप्टर. एज वेल एज आगे का जो चैप्टर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी है. इट टॉक्स अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रॉड. आपको बहुत ही सिंपल लगेगा. एंड आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच टू रीड guidance note issued by ICAI on this standard, on standards on forensic accounting and investigation. Thank you.